नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 25 अगस्त 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज तीन इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, इंडिया के युवा लोगों को, जेनजी लोगों को अब अच्छी जॉब देना ये अब कोई ऑप्शनल नहीं रह गया है, जरूरी है। क्यों, क्या आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित। इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस, फोकस तालिबान पर है। और तीसरा आर्टिकल ये द हिंदू का हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट ग्लासेस से संबंधित। स्मार्ट ग्लासेस, तो तीन आर्टिकल्स तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर लीजिए क्यूआर कोड को स्कैन करके, और यहां से आप डेली पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यूथ क्या चाहता है, देश का यूथ क्या चाहता है और उनको अच्छी जॉब्स देना अब ये ऑप्शनल नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंडिया ना, आपको पता है, अभी ना अपने सबसे गोल्डन फेस में है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है ना, वो लगभग देखो 28-29 साल है। इसे हम क्या बोलते हैं, वही घिसा पिटा टर्म, इसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। मतलब देश में देखो काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन से। लेकिन देखो, नेल्सन मंडेला ने ना एक बात बोली थी, यूथ ऑफ टुडे आर द लीडर्स ऑफ टुमारो। आज के जो युवा हैं कल के लीडर्स हैं। लेकिन क्या होगा, सोच के देखो क्या होगा अगर इन कल के लीडर्स के पास में काम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर मान लो हमने इनको अच्छी जॉब्स नहीं दी, तो ये जो डिविडेंड है, फेवरेट लाइन क्या बन जाएगा, बताओ बताओ, डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। ये आर्टिकल का कोर पॉइंट है। मतलब अच्छी जॉब्स युवाओं को देना अब देखो ये ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी हो गया है। एक सर्वे आया था हाल ही में 2023 में, 2-3 साल तो हो गए। इस सर्वे ने ये बोला था कि दिल्ली के मिडिल क्लास एरियाज में ना 3,000 लड़कों और लड़कियों से जब बात की गई ना, तो इनकी एवरेज जो एज थी 24 साल थी। तो इन 3,000 लड़कों और लड़कियों से यह पूछा गया कि आपको कैसी जॉब चाहिए। और जानते हो रिजल्ट क्या आया? ध्यान से सुनिए, रिजल्ट क्या आया। 70% लोगों ने यह बोला कि उन्हें एक आइडियल करियर पाथ चाहिए। वो किसी भी रैंडम जॉब पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। उन्हें फॉर्मल सेक्टर में जॉब चाहिए, जैसे प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, फिक्स सैलरी होनी चाहिए, पीएफ होना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट्स होने चाहिए। और जेंडर डिफरेंस की अगर बात करें तो वुमेन जो है वो सैलरीड जॉब्स ज्यादा प्रेफर करती हैं। सिर्फ 14% महिलाएं ऐसी थी, 14% लड़कियां ऐसी थी जिनसे जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। वहीं पर देखो 33% लड़के ऐसे थे जिन्होंने ये बोला आंसर में कि वो अपना खुद का बिजनेस या फिर स्टार्टअप खोलना चाहते हैं। तो देखो, एक बड़ा मिथ ये है कि सबको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। सर्वे ने इसको गलत साबित किया। आज के जो यूथ है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में सैलरीड जॉब करना चाहते हैं। उनमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर का क्रेज है, उनमें प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही क्रेज है। लेकिन आप जॉब्स तो क्रिएट करो भाई, आप जॉब्स तो क्रिएट करो। अब अब राइटर बोलते हैं जमीन पे क्या देखने को मिल रहा है, कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहां पे एक टेक्निकल टर्म है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को देखो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस लॉन्च करता है, यानी एनएसओ लॉन्च करता है। और इस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का काम यह है कि देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बनाना। तो आपको एस्पायरेशंस पता लग गई। 2023 की गर्मियों में 3,000 लड़के लड़कियों से ये सर्वे किया गया था। आपको एस्पायरेशंस पता लग गई कि 70% बोलते हैं हमें आइडियल करियर पाथ चाहिए। 33% लोगों ने बोला, 33% लड़कों ने बोला हमें बिजनेस करना है, 14% लड़कियों ने बोला हमें बिजनेस करना है। अब ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देखो। एस्पायरेशंस आपको पता लग गई, अब आप रियलिटी देखो। इंडिया के अर्बन वर्कफोर्स में ना 50% से भी कम लोग सैलरीड जॉब्स करते हैं। अगर 24 साल के यूथ की बात करें तो सिर्फ 3 में से 1 के पास में रेगुलर सैलरी वाली जॉब है।
बोला कितनों ने था? 70% लोगों ने बोला था हमें सैलरीड जॉब चाहिए, लेकिन 3 में से सिर्फ एक लड़का जो है वो सैलरीड जॉब कर रहा है। यानी सिर्फ 33% लोगों के पास में रेगुलर सैलरी वाली जॉब है। अब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का जो एस्पेक्ट है वो देख लीजिए। पूरे अर्बन वर्कफोर्स में ना सिर्फ 10% लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और 15% लोग फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर में हैं। फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर जहां पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जहां पे पीएफ वगैरह कटता है, वो सारा काम होता है। सिर्फ 10% गवर्नमेंट जॉब्स में और 15% फॉर्मल प्राइवेट जॉब्स में। समझ गए? और बात करें एंटरप्रेन्योरशिप का इल्यूजन, सर्वे में देखो लड़कों ने कहा था 33%, कितने लड़कों ने कहा था ये देखो 33% लड़कों ने कहा था कि वो बिजनेस करना चाहते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहता है कि 40% जो वर्क फोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सुनने में देखो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो हैं वो सबसिस्टेंस बिजनेस करते हैं, मतलब घर का खर्चा चल जाए बस वैसे वाला बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप नहीं कर रहे। तो ये फर्क है। सबसिस्टेंस बिजनेस समझ गए ना, जीवन यापन के लिए कोई छोटा मोटा व्यापार स्टार्ट किया गया है, जैसे ठेला लगाना, छोटी दुकान खोलना। अब इसको आप बड़े स्टार्टअप से कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या चांस है कि 24 साल के युवा को उसकी पसंद की कॉर्पोरेट जॉब या फिर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाने का मौका मिल जाएगा? बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस। अब इसके बाद राइटर सैलरी का डिल्यूजन तोड़ते हैं। चलो मान लेते हैं ड्रीम जॉब नहीं मिली, तो क्या कम से कम अच्छी सैलरी वाली ओके जॉब मिल सकती है? रिसर्चर्स ने यूथ से पूछा, प्राइमरी टीचर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स या फिर इलेक्ट्रिशियन बनने पर कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? तो यहां सबसे बड़ा झटका आपको लगेगा। एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में 30-40% का गैप है। यूथ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के एक्चुअल मार्केट से 40% ज्यादा जो सैलरी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और लड़कों की बात करें, लड़के कुछ ज्यादा ही हवा में हैं। वो एक्चुअल एवरेज अर्निंग से ना 8,000 एक्स्ट्रा और सैलरीड जॉब्स में ना 8,500 एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। और जो लोग देखो 25 साल से छोटे हैं, उनका ये एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी का जो गैप है वो और भी ज्यादा टेढ़ा है। और ये गैप क्यों है? क्योंकि देखो शायद उन्हें ना लेबर मार्केट की सच्चाई नहीं पता, या फिर इंस्टाग्राम रील्स पर ना झूठा लाइफस्टाइल वो देखते हैं और उसकी वजह से ना मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है। फिर इसके बाद आता है एक एक्सपेरिमेंट किया गया, रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और इन 3,000 लोगों में से ना एक रैंडम सबसेट को ना मार्केट की रियलिटी बताई गई। मान लो 3,000 युवा लोगों में से 200 पकड़े गए और 200 लोगों को ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है उसके बारे में बताया गया। जब उन्हें देखो फिगर्स दिखाए गए कि असलियत में सैलरी क्या मिलती है, और 1 साल बाद उनका दोबारा से सर्वे किया गया, फिर रियलिटी बता के 12 महीने के बाद दोबारा से सर्वे किया गया, तो भाई क्या निकला इंपैक्ट? जिन्हें सच्चाई पता थी ना उनकी जॉब एक्सपेक्टेशंस कम हो गई। जिनको सच्चाई पता थी उनको जॉब से एक्सपेक्टेशन कम हो गई। लड़कों ने मान लिया कि वो अपने आइडियल करियर पाथ पे नहीं है। अब इसका एक नेगेटिव असर हुआ, जॉब सर्च इंटेंसिटी कम हो गई। मतलब युवा लोगों ने ना, जिनको बताया गया था सच्चाई, फिर उन्होंने ना जॉब ढूंढनी कम कर दी। जब इंसान को लगता है ना उसकी पसंद की जॉब उसे नहीं मिलेगी, तो वो जॉब ढूंढना ना बंद कर देता है, या फिर वो पुरानी बेकार की जॉब में फंसा रहता है। तो ये रिजल्ट निकला, समझ गए? तो राइटर लास्ट में बोलते हैं कि देखो जब 3,000 में से 200 युवा लोगों को सच्चाई बताई गई, तो देखो इंफॉर्मेशन देने से उनकी एक्सपेक्टेशंस तो कम हो गई, उन्होंने जॉब ढूंढना कम कर दिया। क्या लेकिन एस्पायरेशंस बदले? उनकी इच्छाएं बदली? आंसर है नो। 1 साल बाद भी ये युवा लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करने के इच्छुक हैं। 1 साल बाद भी ये युवा लोग एंटरप्रेन्योर बनने के ही इच्छुक हैं। आप पूछोगे सर जब इन्हें सच्चाई पता लग गई तो फिर ये अपनी एस्पायरेशंस इन्होंने छोड़ी क्यों नहीं? तो इसका आंसर देखो ये है
कि एस्पायरेशंस इजीली बदलती नहीं है। यूथ अपने वक्त का इंतजार करने के लिए तैयार हैं। वो सोचते हैं अपना टाइम आएगा। और देखो, प्राइवेट एजुकेशन ना आज के समय में बहुत महंगी हो गई है। एक बच्चा इंजीनियर बनने के लिए ना लाखों का लोन लेता है। तो अगर वो छोटी सैलरी वाली जॉब करेगा तो आरओआई कैसे निकलेगा? उसने इतना पैसा खर्च किया है इंजीनियरिंग पे, उसका रिटर्न कैसे आएगा? समझ गए? तो ये वाली भी दिक्कत है। इसलिए एस्पायरेशंस युवा लोग छोड़ते नहीं है ग्राउंड रियलिटी के बावजूद। तो पॉलिसी मेकर्स को ना ये समझना चाहिए, आज के युवा लोगों को यानी जैन जी को भाई अच्छी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। 4 सॉल्यूशंस राइटर देते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी इकोनॉमी को ना स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए। हमें एग्रीकल्चर से डायरेक्ट सर्विसेज में जंप करने के बजाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपने को स्ट्रोंग करना पड़ेगा ताकि मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। फिर दूसरा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट। हमें ऐसी जॉब्स बनानी होंगी जिसमें रेगुलर पे मिले, पीएफ मिले और मेडिकल बेनिफिट्स मिले। फिर नेक्स्ट, न्यू लेबर कोड्स। इंडिया ने देखो, आपको पता है, हाल ही में 4 नए लेबर कोड्स पास किए हैं। ये देखो बढ़िया स्टेप है अच्छी डायरेक्शन में। लेकिन देखो, जेन्युइन करियर पाथ डेवलप करना ये अब ना कोई ऑप्शनल नहीं रह गया है। अगर हमने अच्छी जॉब्स नहीं क्रिएट की तो हम एक पूरी जनरेशन का जो पोटेंशियल है वो बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए हमें अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, अच्छी जॉब्स क्रिएट करनी होंगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 और 2015 में पूछा था, जहां पे आज के आर्टिकल के पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। और ये पोटेंशियल क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। आज का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 15 अगस्त 2021 का दिन क्या हुआ था? इस दिन देखो, यूएस ना अपनी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था। अशरफ गनी की सरकार गिर गई और इंडिया ने ना जल्दबाजी में अपनी जो एम्बेसी थी वो अफगानिस्तान से इवैक्यूएट कर दी। अब उस बात को देखो 5 साल हो गए, 5 साल के आसपास हो गई उस बात को। 5 साल बाद देखो, इस दिन को अफगान एम्बेसी ने ना इंडिया में विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया। मतलब तालिबान का रूल जब आया अफगानिस्तान में, तो इस दिन को अफगान एम्बेसी ने, हमारे देश में जो अफगान एम्बेसी है ना, उसने विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया। और जानते हो सबसे चौंकाने वाली बात क्या? हमारे डिप्लोमेट्स ने इस इवेंट को अटेंड किया। इंडिया तो पहले तालिबान को मानता ही नहीं था ना। इससे पहले जब तालिबान का रूल आया था 96 से लेके 2001 के बीच में, तो उस समय तो इंडिया ने तालिबान के साथ में कोई एंगेजमेंट नहीं रखी। इसी वजह से तो जो फ्लाइट किडनैप हुई थी, हाईजैक हुई थी, उसको अफगानिस्तान में उतारा गया, क्योंकि हमारे तालिबान के साथ में हमारी कोई बातचीत ही नहीं थी, कोई रिलेशन ही नहीं थे। लेकिन अब इंडिया तालिबान के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल है। तालिबान का रूल जिस दिन आया अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में, उस दिन को सेलिब्रेट किया गया अफगान एम्बेसी के द्वारा, और हमारे डिप्लोमेट्स ने उस इवेंट को अटेंड किया। देखो, वैसे प्रैक्टिकली अभी भी इंडिया ने ना तालिबान को ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं दिया है। डी फैक्टो रिकॉग्निशन समझते हो? डी फैक्टो रिकॉग्निशन मतलब प्रैक्टिकल अभी बिजनेस चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन हमने अभी तालिबान को नहीं दिया है। 2 टर्म होती है, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूं। 2 टर्म होती है, एक डी ज्यूर, एक होती है डी प्रैक्टो। डी ज्यूर का मतलब होता है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन, ऑफिशियली मानना कि हां भाई तालिबान की सरकार जो है वो लेजिटिमेट है। डी प्रैक्टो होता है कि प्रैक्टिकल बिजनेस करना, मतलब प्रैक्टिकली वैसे आपने कागजों में माना या ना माना हो, लेकिन आप सारा काम कर रहे हो उस सरकार के साथ में मिलके, प्रैक्टिकली बढ़िया एंगेजमेंट कर रहे हो, बढ़िया रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। तो इंडिया अभी ना डी प्रैक्टो तालिबान को मान चुका है, सारा नॉर्मल बिजनेस कर रहा है तालिबान के साथ में। डी ज्यूर यानी ऑफिशियल रिकॉग्निशन अभी भी नहीं दिया है। यह फर्क है। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, अमीर खान मुताकी, 2025 में दिल्ली आए थे। उनके डिप्लोमेट मुफ्ती नूर अहमद नूर, ये प्रधानमंत्री मोदी के इंडिपेंडेंस डे इवेंट में भी दिखे,
तालिबान डिप्लोमेट मुफ्ती नूर अहमद नूर, ये 15 अगस्त को जो इवेंट हुआ था ना, वहां पे भी दिखे थे। तो इसे ना आप अपॉर्चुनिस्टिक एंगेजमेंट कह सकते हो, लेकिन कोशियस एंगेजमेंट भी कह सकते हो। अपॉर्चुनिस्टिक इसलिए क्योंकि देखो, तालिबान से पहले जब अशरफ गनी की सरकार थी ना, तब इंडिया अशरफ गनी सरकार से बढ़िया से बात करता था, डेमोक्रेटिक सरकार थी वो, कहने को तो कम से कम डेमोक्रेटिक थी। लेकिन जैसे ही तालिबान आया तो हमने अपना रुख चेंज कर लिया, हमने तालिबान को भी मानना स्टार्ट कर दिया। तो ये कोशियस एंगेजमेंट है। क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार हमारी अप्रोच में बदलाव आया क्यों। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक रूल है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट इंटरेस्ट। ना तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट दुश्मन है, ना परमानेंट दोस्त है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। अब आपको पता है 2001 के बाद में ना, इंडिया ने अफगानिस्तान में 2 से 3 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जैसे वहां की पार्लियामेंट को बनाना, सलमा डैम बनाना। अगर हम तालिबान से एंगेज नहीं करेंगे तो ये सारा पैसा और इन्फ्लुएंस वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान तालिबान रिफ्ट। पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया था, लेकिन अब दोनों में बॉर्डर पर भयंकर क्लैशेस चल रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो आज के समय में तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन है तो हमारा दोस्त है। तो ये जो विंडो है इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, चाइना एंड रशिया फैक्टर। अब यूएस अफगानिस्तान छोड़ के चला गया 2021 में। यूएस के जाने से ना वहां पे एक वैक्यूम बन गया। चाइना देखो लगातार अफगानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को टारगेट कर रहा है। रशिया ने तो डिप्लोमेटिक टाइज भी बना लिए हैं, यानी डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लिया है तालिबान को। अब इंडिया इस रेस में देखो पीछे नहीं रह सकता, हमें वहां पे अपनी जड़ें जमा के रखनी पड़ेगी, नहीं तो सारा स्पेस चाइना और रशिया जैसे देश ले जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी। दिसंबर 2021 में ना इंडिया ने 50,000 टन गेहूं वहां पे भेजी थी। इंडिया ने क्लियरली अफगानिस्तान की जनता और रेजीम में फर्क किया कि भाई अफगानिस्तान की जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो इंडिया ने उनके लिए 50,000 टन गेहूं भेजा। क्या अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया ये सब कर तो रहा है, क्या कंसर्न्स नहीं है, चैलेंजेस नहीं है? क्या तालिबान सच में अब बदल गया है? पहले तालिबान बेकार हुआ करता था, अब अच्छा हो गया है? तो इसके जवाब में देखो राइटर ये बोलते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ना एक कमेटी है 1267 सैंक्शंस कमेटी, 1267 सैंक्शंस कमेटी। अब इस कमेटी की जो रिसेंट रिपोर्ट है ना, वो ये कहती है कि अफगानिस्तान में ना ISIL के और अल कायदा अभी भी बड़ा खतरा है। लेकिन इंडिया के लिए एक राहत की बात यह है, इस रिपोर्ट में यह बोला गया कि जो एंटी इंडिया ग्रुप्स है ना, जैसे लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद, वो अब अफगानिस्तान की धरती पर नहीं है, उनका जिक्र नहीं है। अब तालिबान ने ये एश्योरेंस भी इंडिया को दिया था कि वो इंडिया के कंसर्न्स को रीजनेबली हैंडल करेगा। तो तालिबान वाले इंडिया के कंसर्न्स को देखो हैंडल कर रहे हैं। इवन जो यहां के डिप्लोमेट है ना, तालिबान के डिप्लोमेट हैं, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोली कि हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और सरिया इंप्लीमेंट करेंगे। उन्होंने ये क्लियरली मैसेज दिया कि अब अफगानिस्तान टेरर का अड्डा नहीं है, बल्कि ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज का काम करेगा अफगानिस्तान। समझ गए? अब मतलब अफगानिस्तान के डिप्लोमेट ने बोला कि हम अफगानिस्तान में सरिया और स्टेबिलिटी इंप्लीमेंट करेंगे और टेरर का अड्डा नहीं रहेगा। अब अफगानिस्तान ये कनेक्टिविटी और ट्रेड का एक हब बनेगा। लेकिन देखो यहां पे ना एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है? पहले ना इंडिया की एक स्ट्रिक्ट रेड लाइन हुआ करती थी, हम ना वुमेन के इश्यूज पे और माइनॉरिटी के इश्यूज पे बोलते थे। जैसे अगस्त 2021 में ना, उस समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हमारे पास में थी। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया 2593, ये इंडिया की प्रेसिडेंसी में पास हुआ था रेजोल्यूशन। ये ह्यूमन राइट्स की मांग करता है। ये रेजोल्यूशन 2021 में हमारी प्रेसिडेंसी में आया सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये ह्यूमन राइट्स की मांग करता था। लेकिन आज सच्चाई देखो थोड़ी कड़वी है। तालिबान ने 22 मिलियन महिलाओं के राइट्स को छीन लिया। 12 साल से ऊपर की लड़कियों की स्कूल में एंट्री जो है वो बैन है। पर देखो विक्ट्री डे इवेंट में सिर्फ
बहुत थोड़ी महिलाएं थीं वहां पे। जो विक्ट्री डे इवेंट बनाया गया ना अफगानिस्तान में, बहुत थोड़ी सी महिलाएं थीं, जिसमें एमईए की डायरेक्टर स्नेहा दुबे शामिल थी। फिर भी देखो, इंडिया अब इन राइट्स के इश्यूज पे ना प्रैक्टिकली उतना बोलता नहीं है पहले जितना बोलता था। तो ये एक टेलिंग साइलेंस है। इंडिया पहले बोलता था, आजकल इंडिया अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज के राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, वुमेन राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, उन पे बोलता नहीं है। आज इंडिया अपने जियो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस्ड है बजाय आइडियलिज्म के। तो ये राइटर बोलते हैं। ये पूरा हमने आर्टिकल डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करें तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, स्मार्ट ग्लासेस जो हैं कैसे प्राइवेसी लॉज को वायलेट करते हैं, इस इशू से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। स्मार्ट ग्लास, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखो, स्मार्ट ग्लासेस ना वियरेबल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, उसी प्रकार से स्मार्ट ग्लासेस हैं। फीचर्स, अब ये जैसे मेटा कंपनी के काफी ज्यादा आज के समय में पॉपुलर हैं स्मार्ट ग्लासेस। मेटा ये कहता है इन ग्लासेस से ना आप कॉल्स आंसर कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, वॉइस कमांड से म्यूजिक सुन सकते हो। लेकिन इनके साथ में ना हिडन डेंजर भी जुड़ा है। इनमें ना छोटे स्पीकर, माइक्रोफोन और एक लाइट वेट कैमरा छुपा होता है, और बिल्कुल नॉर्मल चश्मे जैसे ये दिखते हैं। मेटा देखो इस बात को छिपा नहीं रहा, बल्कि फ्लॉन्ट कर रहा है और बेच रहा है ये बोल के कि हाँ भाई छोटा सा कैमरा है, माइक्रोफोन है। अब इंडिया में इन चश्मों की प्राइस लगभग 25,000 के आसपास है, और इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी जोर शोर से चल रहा है। मेटा देखो ये बोलता है कि जब ग्लासेस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो एक एलईडी लाइट जलती है और साथ ही एक कैमरा शटर की आवाज आती है। उनका दावा यह है कि अगर एलईडी को कवर कर दिया जाए ना, अगर एलईडी को कवर कर दिया जाए तो ग्लासेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है? लोग देखो गूगल करके ना हैक्स निकाल लेते हैं। आपको पता ही है, मार्केट में ना 10 रुपए के स्टिकर मिल रहे हैं। ये स्टिकर जो है एलईडी इंडिकेटर को ब्लॉक कर देते हैं, और मेटा कहता है कि प्राइवेसी कंट्रोल्ड बाय यू है। लेकिन उसका क्या, जिसकी वीडियो बन रही है भाई, उस सब्जेक्ट का कंट्रोल कहां है? मैं जा रहा हूं, किसी ने चश्मा पहन रखा है मेटा वाला, तो वो मेरी वीडियो बना रहा है, तो मेरे पास तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। मेरी वीडियो बन रही है, कोई वेरिफिकेशन भी नहीं है किसी ने मेरी वीडियो बनाई है। लोग लड़कियों की वीडियो बना लेंगे, समझ गए? तो एक ना फेमस स्वीडिश न्यूज़पेपर है, उन्होंने ना एक इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने ये पाया कि मेटा के जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स हैं ना, वो सेंसिटिव डेटा देख रहे हैं। यहां तक कि लोग टॉयलेट में हैं और उनकी फुटेज रिकॉर्ड होकर रिव्यू हो रही है। मेटा ने ना बीबीसी को यह बताया कि हाँ, कॉन्ट्रैक्टर्स कभी कभी डेटा रिव्यू करते हैं। ये देखो सर्विलियंस कैपिटलिज्म का ना परफेक्ट एग्जांपल है। एक बार ना सोसान जुबोफ ने ना एक बात बोली थी, यू आर नॉट कस्टमर, यू आर प्रोडक्ट। यहां पे आपका जो प्राइवेट डेटा है ना, उनका प्रोडक्ट बन रहा है। सोच के देखो। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं ये मुद्दा सिर्फ देखो टेक का नहीं है, सेफ्टी का भी है। अब एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आप डेटा देखो। स्मार्ट ग्लासेस आने से पहले ना औरतों के खिलाफ 3,678 साइबर क्राइम केस रिकॉर्ड हुए थे। इनमें से 2,767 केसेस में ना सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल शेयर किया गया था। अब सोचो, इन चश्मों से किसी की भी बिना बताए प्राइवेट स्पेस में वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, और बाद में एआई की सहायता से उस वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इवन बच्चों की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है इससे। फिर नेक्स्ट कि देखो भाई, इन ग्लासेस की जो बैटरी है वो 4 से 9 घंटे चलती है। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी मूवी, यूनिवर्सिटी की सीक्रेट लेक्चर्स, डॉक्टर के क्लिनिक का पेशेंट का डेटा या कॉन्फिडेंशियल फाइल सब रिकॉर्ड हो सकती है। और कई बार तो लोग देखो गलती से पेरिफेरी में आकर रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये नॉन कंसेंसुअल मास डेटा कलेक्शन है, यानी बिना सहमति के आप किसी का डेटा जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हो।
अब हमारे देश में देखो 3 कानून हैं, नहीं कानून तो एक ही है, 3 पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है प्राइवेसी को इंश्योर करने के लिए। अब ये कानून देखो टेक्नोलॉजिकली ना एग्नोस्टिक है, इसका मतलब ये है कि आम टेक और एडवांस टेक में भेदभाव नहीं करता। ये सिर्फ ये देखता है कि डेटा किस पर्पज से कलेक्ट हुआ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये कानून पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट को कवर ही नहीं करता। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो डीपीडीपी एक्ट आपको नहीं बचाता। फिर दूसरा देखो, पुट्टास्वामी केस की जजमेंट है। पुट्टास्वामी केस की जजमेंट आई थी 2017 में। अब इस लैंडमार्क केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना था। और उस समय कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी, वो बात थी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी। रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइवेसी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं पब्लिक स्पेस में भी खड़ा हूं तो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई मेरे चेहरे को जूम करके या मेरी प्राइवेट बातें रिकॉर्ड नहीं करेगा। यह बात बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी केस में। लेकिन देखो पुट्टास्वामी, इसमें एक पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स क्या है? विरोधाभास है। पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोली उसे डीपीडीपी एक्ट कवर ही नहीं करता। डीपीडीपी एक्ट पब्लिक डेटा को एक्सक्लूड करता है, जबकि पुट्टास्वामी केस पब्लिक डेटा को इंक्लूड करता है कि प्राइवेसी जो है पब्लिक डेटा में भी है। ये कंसर्न है। तो अब देखो लास्ट में सॉल्यूशन भी आते हैं। तो क्या हम इन ग्लासेस को बैन कर दें? आंसर है नो। बैन करना देखो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, कालाबाजारी होने लगती है। आज मेटा है, कल गूगल, रिलायंस भी इस प्रकार के स्मार्ट ग्लासेस की मार्केट में उतर रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देखो ये है, सबसे पहले एआई अवेयर एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। हमें देखो ऐसे कानून चाहिए जो एआई और वियरेबल टेक को समझते हों। नेक्स्ट, प्राइवेसी बाय डिजाइन मैंडेट। गवर्नमेंट को देखो पहले से एसेस करना होगा कि टेक कैसे इवोल्व होगा और क्या रिस्क आएंगे। नेक्स्ट, डिजिटल अकाउंटेबिलिटी। डेटा कहां पे स्टोर हो रहा है और कौन उसे देख रहा है, इसकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्राइवेसी बाय डिजाइन मैंडेट होना चाहिए। जैसे देखो रिकॉर्डिंग इंडिकेटर ब्लॉक करने पर चश्मा ऑफ हो जाएगा परमानेंटली, तो भाई ये चीज कंपनीज को भी देखनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।